लेट्स डिस्कवर इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के हृदय से गुजरने वाली यात्रा। इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे शानदार स्थलों में से एक तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी ले चलेंगे। हमने रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक की यात्रा ट्रेन से की। यह एक रात की यात्रा है जिसमें 7.5 घंटे का समय लगता है। इससे पहले हमने मदुरै, रामेश्वरम और राम सेतु पर पूर्ण विवरण के साथ 3 अद्भुत वीडियो बनाए थे। उन वीडियोज को हमें दर्शकों से बहुत प्यार मिला। लिंक नीचे विवरण में दिए गए हैं। कृपया उन्हें देखें और मुझे यकीन है कि आप उन्हें पसंद करेंगे। हम सुबह करीब 5 बजे कन्याकुमारी पहुंचे। फिर हमने विवेकानंद केंद्र के लिए एक ऑटो बुक किया, जहां हमने अपना आवास बुक किया। 1 किलोमीटर की दूरी के लिए ऑटो का किराया 100 रुपये था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया यात्रा से संबंधित अधिक रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। यह विवेकानंद केंद्र का स्वागत कार्यालय है। हमने विवेकानंद केंद्र में 2 दिन रहकर बहुत अच्छा समय बिताया। यह हर तरह के प्रदूषण से दूर, हरे भरे पेड़ों वाले एक विशाल क्षेत्र में बनाया गया है। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि विवेकानंद केंद्र पर्यटकों और यात्रियों के लिए कोई लॉज या होटल नहीं है। विवेकानंद केंद्र एक असाधारण संगठन है जो आध्यात्मिक अभिविन्यास के साथ एक महान राष्ट्र के निर्माण की स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक शिक्षाओं और दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। विवेकानंदपुरम एक समय में 1000 से अधिक लोगों के लिए शानदार से किफायती आवास के साथ स्वच्छ जीवन प्रदान करता है। विवरण के लिए आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट vrmvk.org देख सकते हैं। हमें इन अद्भुत पेड़ों से घिरे इस द्वारका परिसर में रहने के लिए आवंटित किया गया था। यह अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण प्रवास था। विवेकानंद केंद्र अपने आप में एक गांव जितना बड़ा है। यह बहुत सारे बुनियादी ढांचे के साथ एक विशाल क्षेत्र पर बनाया गया है। विवेकानंद केंद्र के भीतर एक अनोखी दुनिया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप अपने आसपास देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप जो अद्भुत इमारत देख रहे हैं, वह पूरी तरह से वातानुकूलित सचित्र हॉल है जिसमें रामायण और भारत माता के दर्शन को दर्शाया गया है। रामायण महाकाव्य को दर्शाने वाली पेंटिंग वास्तव में आकर्षक हैं। पेंटिंग्स किसी सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा बनाई गई होंगी। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रामायण के अन्य सभी पात्रों की विशेषताएं प्रत्येक चित्र में, यहां तक कि चेहरे के भावों में भी पूरी तरह से मेल खाती हैं। यह सचमुच आश्चर्यजनक है। वहां यह अद्भुत एकाक्षरी महागणपति मंदिर है। यहाँ एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। आध्यात्मिक बैठकों और समागमों के लिए यहाँ एक बड़ा सम्मेलन हॉल है। वहाँ एक सुंदर मोर अभयारण्य है। केंद्र पर एक बस सेवा है जो लोगों को विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक ले जाती है और वापस लाती है। विवेकानंद केंद्र समुद्र तट पर एक सुंदर सूर्योदय बिंदु है। यहाँ एटीएम, एसबीआई बैंक, डाकघर, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, रेस्तरां, गौशाला, हस्तशिल्प कलाकृतियां,
पुस्तक भंडार आदि सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। नाश्ते के बाद हमने कन्याकुमारी घूमने के लिए बस ली। हमने अपनी खोज इस अद्भुत स्वामी विवेकानंद प्रदर्शनी हॉल से शुरू की। विवेकानंद की यह अद्भुत कांस्य मूर्ति आपका स्वागत करती है और आपको उनके जीवन की यात्रा पर ले जाती है। यह एक भ्रमणशील सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद की जीवन यात्रा की एक उत्कृष्ट चित्रात्मक प्रदर्शनी है। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं के साथ स्वामी जी की बैठकों की कुछ वास्तविक तस्वीरें भी हैं। एक भ्रमणशील सन्यासी के रूप में स्वामी जी की जीवन यात्रा के बारे में जानने के बाद हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ओर बढ़े। टिकट काउंटर पर भारी भीड़ देखकर हम पास के समुद्र तट पर चले गए। मुझे लगता है कि हम इस मामले में भाग्यशाली थे क्योंकि हमने समुद्र तट पर बहुत अच्छा समय बिताया। तुलसी ने समुद्र तट की रेत पर चलने में खुद को व्यस्त रखा, जिससे उनकी एड़ी के दर्द में काफी राहत मिली। उनकी मां ने भी समुद्र तट पर खूब आनंद उठाया। यह उनके लिए समुद्र तट और सागर देखने का पहला अवसर था। वह विशाल सागर और तेज लहरों को देखकर अचंभित थी। कन्याकुमारी में उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया जो लंबे समय तक उनकी यादों में रहेगा। मैंने आसपास के दृश्य का आनंद लेने और उसका अनुभव करने तथा तस्वीरें और वीडियो लेने में खुद को व्यस्त कर लिया। स्क्रीन पर आप जो संरचना देख रहे हैं वह प्रसिद्ध कन्याकुमारी मंदिर है। विशाल मूर्ति प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की है। आप यहां उस नाव को भी देख सकते हैं जो पर्यटकों को प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक ले जा रही है। उत्तराखंड में हिमालय की यात्रा के दौरान मेरा ध्यान चट्टान और पानी के बीच के अनोखे रिश्ते की ओर आकर्षित हुआ। कभी चट्टान का पलड़ा भारी होता है तो कभी पानी का। कभी कभी चट्टान ऊंची खड़ी होकर पानी को रोक लेती है और कभी कभी पानी चट्टान से ऊपर उठकर बह जाता है। वे एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब ध्यान से देखा जाता है तो आप उनमें चंचलता देख सकते हैं। वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं। मुझे धनुषकोडी बीच पर चट्टानों और पानी की वही जोशीली और ऊर्जावान चंचलता देखने का मौका मिला। लेकिन थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि हम वहां ज्यादा समय नहीं बिता पाए। लेकिन यहाँ कन्याकुमारी में हम तब तक रुके जब तक हमारे दिलों ने प्रकृति की खूबसूरती को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित नहीं कर लिया। चूंकि हमें कन्याकुमारी में एक दिन और रुकना था, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं थी। और भगवान का शुक्र है कि हमारे पास कोई गाइड नहीं था जो यह तय कर सके कि हमें कितना रुकना है और कब वापस लौटना है। समुद्र तट पर आना कन्याकुमारी में हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी। हमने यहाँ समुद्र तट पर बहुत अच्छा समय बिताया। सिर्फ समुद्र तट ही नहीं, हमें विवेकानंद रॉक मेमोरियल का भी शानदार दृश्य देखने को मिला। यदि हमने पहले रॉक मेमोरियल का दौरा किया होता तो मुझे संदेह है कि हम यहाँ आना पसंद करते। जब भूख लगने की घंटी बजी तो हमें एहसास हुआ कि दोपहर 1 बज चुका है। फिर हमने सर्वन रेस्तरां में अपना लंच किया और विवेकानंद केंद्र में अपने कमरे में वापस चले गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सूर्यास्त देखने के लिए पुनः समुद्र तट पर गए। सूर्यास्त देखने का स्थान कन्याकुमारी मुख्य मार्ग से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर था। चूंकि हमारे पास पर्याप्त समय था, इसलिए हमने गूगल मैप का अनुसरण करते हुए समुद्र तट के किनारे किनारे सैर की।
यह कन्याकुमारी का प्रसिद्ध सूर्यास्त दृश्य बिंदु है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ लोग पहले ही आ चुके हैं। यह स्थान चारों ओर प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं के कारण और भी बेहतर है। हम उत्सुकता से सूरज के अस्त होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरी क्षण में जब सूर्य अस्त होने वाला था, मौसम ने हमें निराश कर दिया। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा और समुद्र के पानी के निकट आने लगा, काले बादल छा गए और सूर्य काले बादलों में गायब हो गया, जिससे सब कुछ अंधकार में हो गया। हम बिना किसी अफसोस के वापस लौट आए, आसपास के माहौल का आनंद लिया और वादा किया कि अगर मौका मिला तो फिर आएंगे। अगला सूर्योदय सुबह करीब 6:15 पर होने वाला था। इसलिए हम 5:45 पर विवेकानंद केंद्र बीच पर चले गए। यह सूर्योदय से पहले विवेकानंद केंद्र समुद्र तट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दृश्य है। सुंदर है ना? आकाश धीरे धीरे नारंगी रंग में बदलने लगा और अब हम समुद्र की लहरों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लेकिन फिर भी सस्पेंस बना रहा क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे। अंततः बादलों के हटने से सूर्य की रोशनी कन्याकुमारी में उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आई। बहुत बढ़िया, है ना? कमरे की ओर लौटते समय एक सुंदर बगीचे ने हमारा ध्यान आकर्षित किया और उसमें हमने विवेकानंद की सुंदर मूर्ति देखी। यहाँ विवेकानंद केंद्र के संस्थापक एकनाथ रानाडे की समाधि भी है। नाश्ते के तुरंत बाद हमने प्रसिद्ध कन्याकुमारी मंदिर का दौरा किया। मंदिर में पुरुषों के लिए शर्ट उतारकर नंगे बदन जाने की प्रथा है। दर्शन के बाद हम कन्याकुमारी मंदिर के ठीक पीछे स्थित आदि शंकराचार्य मंदिर गए। इसके ठीक सामने त्रिवेणी संगम है, जो 3 विशाल महासागरों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम है। इसे भारत का सबसे पवित्र संगम माना जाता है, क्योंकि भारत में बहने वाली सभी नदियां इन 3 महासागरों में मिलती है। इसलिए इस स्थान पर स्नान करना बहुत पवित्र और पुण्य माना जाता है। मुझे फिर से एक बहुत अच्छा स्थान मिला और मैंने इन लुभावने दृश्यों का बारीकी से आनंद लिया। मैं आपके साथ कुछ झलकियां साझा कर रहा हूं। मैं समुद्र की उन विद्युतीय तरंगों को फिल्माने में चट्टान से इतना चिपका हुआ था कि एक पुलिस कांस्टेबल को मुझे रोकने के लिए आना पड़ा। उन्होंने कहा कि ज्वार काफी ऊंचा उठ रहा है और ज्वार के पास बैठने से मुझे खतरा हो सकता है। चट्टान और समुद्र की लहरों की चंचलता का दृश्य अद्भुत था। मैंने बिना पलकें झपकाए दृश्यों का आनंद लिया। मैं कुछ अद्भुत दृश्यों की झलकियां साझा कर रहा हूं। इन दृश्यों का आनंद लें और हम कुछ ही सेकंड में रॉक मेमोरियल की खोज जारी रखेंगे।
वहां से हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल गए। वहां 1 किलोमीटर लंबी कतार थी और हजारों लोग धैर्यपूर्वक खड़े थे। हमें जल्द ही पता चल गया कि वह 50 रुपए के टिकट वाली कतार थी और पास में ही एक और कतार थी जो छोटी थी। यह 200 रुपए के प्रवेश टिकट वाली कतार थी। हम उस कतार में शामिल हो गए और अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद नौका के लिए एक और कतार लगी हुई थी। यह तिरुवेल्लुवर की विशाल प्रतिमा है और यह प्रसिद्ध रॉक मेमोरियल है। वहां पहुंचने पर रॉक मेमोरियल देखने के लिए 30 रुपए का टिकट लगता है। यहां से आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल हॉल तक चढ़ सकते हैं। यह स्मारक मुख्य भूमि से 200 मीटर ऊपर 2 चट्टानों में से एक पर स्थित है। इसे स्वामी विवेकानंद के सम्मान में वर्ष 1970 में बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद को इसी चट्टान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह कन्याकुमारी मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव की भक्ति में यहीं इस चट्टान पर तपस्या की थी। यह विशाल प्रतिमा तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवेल्लुवर की है। वेल्लुवर धर्म और नैतिकता पर एक प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल के लेखक हैं। यह 133 फीट ऊंची एक विशाल पत्थर की मूर्ति है जो तिरुक्कुरल के 133 अध्यायों को दर्शाती है। पूर्व में उल्लास में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में धीमा और थका हुआ अरब सागर, और दक्षिण में शांत हिंद महासागर। कन्याकुमारी का दौरा हमेशा से मेरा स्वप्न था, लेकिन किसी कारणवश यह काफी समय तक संभव नहीं हो सका। और जब ऐसा हुआ तो मुझे इस जगह से प्यार हो गया और कन्याकुमारी की हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। लेट्स डिस्कवर इंडिया देखने के लिए धन्यवाद।